लेकिन जब मैं अपनी एशियाई यात्रा बुक कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा। मेरा विमान अलास्का के ऊपर से घूमता हुआ जा रहा है। मेरा विमान प्रशांत महासागर से बचते हुए क्यों जा रहा है? क्या यह कोई गलती है? क्या मैंने गलती से कैरिबू रूट के लिए साइन अप कर लिया है? शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह कोई सुरक्षा संबंधी मामला है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर कोई विमान इस अंतहीन और अथाह पानी के तालाब के ऊपर किसी समस्या का सामना करता है तो पायलटों के लिए उसे सुरक्षित जगह पर उतारना काफी मुश्किल हो जाएगा। अलास्का में भले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की भरमार न हो, लेकिन यह महासागर के बीचों बीच से कहीं बेहतर है। यह पर्यटन स्लोगन कैसा रहेगा? अलास्का कम से कम डूबने से तो बेहतर है। ठीक है अलास्का, मैं माफी चाहता हूँ। मान लेना कि यह एक सुरक्षा एहतियात है, पूरी तरह गलत भी नहीं होगा। रूट की योजना बनाते समय कई पायलट अपने रास्ते में अधिक से अधिक हवाई अड्डों को शामिल करना पसंद करते हैं। आपात स्थितियां जितनी बार विमान आसमान में उड़ान भरते हैं उसके मुकाबले में बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन मैं 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्रशांत महासागर के बीचों बीच इंजन फेल हो जाने से ज्यादा तनावपूर्ण कोई और चीज नहीं सोच सकता। हालांकि यही मुख्य कारण नहीं है कि एयरलाइंस आमतौर पर पूरब से पश्चिम की सीधी उड़ान से बचती हैं। आखिरकार बात ईंधन और समय की बचत पर आकर टिकती है। यह भूल जाना आसान है कि एक एयरलाइन एक व्यवसाय है और इस व्यवसाय का मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि वह यात्रियों को कितनी जल्दी और सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। लोग भी चाहते हैं कि वे अपनी अगली मंजिल तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं, इसलिए यह एयरलाइंस और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद है। संक्षेप में कहूं, जो कि मेरी खासियत नहीं है, तो गति आम तौर पर विमान के उड़ान मार्ग निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे जेट स्ट्रीम से गुजरना या अन्य मौसम संबंधी चिंताएं, सबसे तेज मार्ग लगभग हमेशा वही होता है जो सीधी रेखा के सबसे करीब हो। लेकिन रुको, उस उड़ान मार्ग को देखो, यह तो बिल्कुल भी सीधी रेखा जैसा नहीं है। हाँ, जब आप इसे समतल नक्शे पर देखते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी तो समतल नहीं है ना? यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है क्योंकि हम अपनी दुनिया को 2 आयामी सतह पर देखने के आदी हैं। जब तक आपको किसी शहर या देश का स्थान देखने के लिए हर बार ग्लोब निकालने की आदत नहीं है, आप शायद एक विश्व मानचित्र ही देखते हैं। तो एक 2 आयामी नक्शे पर प्रशांत महासागर से बचने के लिए एक विशाल इंद्रधनुष जैसा रास्ता बनाना बहुत लंबा मार्ग लगता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी एक गोला है, हाँ लगभग, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे, एक सीधी रेखा 3 आयामी स्थानों में बहुत अलग दिखती है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। क्या आपके पास में कोई ग्लोब है? ओह हाँ, मैंने तो कहा था कि हम में से ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको अपने ग्लोब पर दिखाता हूँ। मैंने एक सिरे पर धागा लॉस एंजलिस पर रखा और दूसरा सिरा टोक्यो पर। जब मैं धागे को कसता हूँ तो आप देखेंगे कि धागा ग्लोब पर छपी अक्षांश रेखाओं के बिल्कुल समानांतर नहीं चल रहा है। इसके बजाय यह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि यह उस मिनी पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करता है जो मैंने सड़क के किनारे बुक स्टोर से ली थी। यह प्रभाव असलियत में और भी ज्यादा स्पष्ट होता है क्योंकि मेरा ग्लोब असली पृथ्वी की बिल्कुल सटीक नकल नहीं है। असल में समस्या यह है कि यह बहुत ही परफेक्ट है। देखिए, ग्लोब के विपरीत पृथ्वी एक बिल्कुल गोल गोला नहीं है। हमारा ग्रह बीच से थोड़ा चौड़ा है, कुछ मेरी तरह छुट्टियों के बाद। रुको, ये किसने लिखा? जब हम अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें देखते हैं तो फर्क इतना नहीं होता कि नजर आ सके। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि यहाँ वहाँ कुछ 100 मील का हिसाब रखना आसान नहीं है। लेकिन जरा देखिए, अगर आप एक विशाल रस्सी लें और ध्रुवों के जरिए पृथ्वी की परिधि मापें तो आपको 24,860 मील लंबी रस्सी चाहिए होगी। लेकिन अगर आप यही माप भूमध्य रेखा पर लें तो यह बढ़कर 24,900 मील हो जाएगी। ऐसा क्यों है, आप पूछते हैं? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है। क्या आपने कभी बचपन में झूले पर बहुत तेज घूमने की कोशिश की है? याद है, ऐसा लगता था जैसे वह आपको किनारों की तरफ फेंक देगा। असल में मुझे याद है कि मैं बहुत उल्टियां कर रहा था। मेरे लिए वो सवारी अच्छी नहीं थी। खैर, कुछ ऐसा ही पृथ्वी के मध्य भाग के साथ होता है जब वह घूमती है। इस बल के कारण वह बाहर की ओर उभर जाता है। हाँ, ये इतनी तेज घूम रही है कि ऐसा हो सकता है। जो भी अभी भूमध्य रेखा से देख रहा है, आप इस समय लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। पृथ्वी की चौड़ाई में 40 मील का अंतर शायद ज्यादा न लगे, लेकिन जब पूरे ग्रह की सतह की बात आती है तो यह थोड़ा सा अतिरिक्त फैलाव भी बहुत मायने रखता है।
इन दोनों कारणों का मेल, पृथ्वी की वक्रता और उसकी अतिरिक्त भूमध्य रेखीय चौड़ाई। ओह, मुझे यह अच्छा लगा। इसका मतलब है कि ध्रुवों की ओर मुड़ना सीधा मानचित्र पर दिखने वाले रास्ते की तुलना में कम दूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि विमान कभी भी प्रशांत महासागर को पार नहीं करते। लोगों को किसी न किसी तरह ऑस्ट्रेलिया तो पहुंचना ही है, मेरा ख्याल है। मुझे तो विशाल कीड़े मकोड़े और मकड़ियाओं ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। मजाक कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया। वैसे भी विमान तूफानों से बचने के लिए खुले पानी के ऊपर भी उड़ान भरते हैं। जहाँ विमान कुछ प्रकार के गंभीर मौसम जैसे कि हरिकेन और उष्णकटिबंधीय तूफानों से ऊपर उड़ सकते हैं, वहीं साधारण दिखने वाले गरज चमक वाले तूफान हैरान कर देने वाले रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन बादलों की ऊंचाई 60,000 फीट से भी अधिक होती है, इसीलिए विमानों को सलाह दी जाती है कि वे इनके अंदर या ऊपर जाने के बजाय इनके चारों ओर से जाएं। आधुनिक विमानों का गंभीर मौसम के कारण गिरना लगभग असंभव है, लेकिन बहुत ज्यादा टर्बुलेंस यात्रियों और क्रू को चोट पहुंचा सकता है अगर वे और उनके साथ रखा सारा सामान केबिन में इधर उधर फेंक दिए जाएं। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि अपनी सीट बेल्ट हमेशा बांधे रखें। एक और कारण जिसकी वजह से विमान कभी कभी समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हैं, वह है अधिक आरामदायक यात्रा का लाभ उठाना। यहाँ तक कि साफ मौसम में भी पानी के ऊपर जमीन की तुलना में बहुत कम टर्बुलेंस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्बुलेंस का मुख्य स्रोत जमीन से ऊपर उठती गर्म हवा है। अरे, इस माइक्रोफोन से भी बहुत सारी गर्म हवा ऊपर उठ रही है। पानी मिट्टी की तुलना में गर्मी को कहीं बेहतर तरीके से वितरित करता है, इसलिए समुद्र के ऊपर की उड़ानें अक्सर बहुत अधिक आरामदायक होती हैं। उड़ान मार्ग निर्धारित करने के लिए दूसरा मुख्य विचार वायु धाराएं होती हैं, खासकर जेट स्ट्रीम्स। ये उच्च ऊंचाई वाली वायु धाराएं ट्रोपोस्फियर के शीर्ष के पास मौजूद होती हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और वही है जहां अधिकांश मौसम घटित होते हैं। ट्रोपोस्फियर और उसके ऊपर की अगली परत स्ट्रेटोस्फियर के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 4 से 12 मील के बीच बदलती रहती है। इस उतार चढ़ाव के कारण वायु के तापमान और दबाव में तेजी से बदलाव आते हैं, जिससे एक ऐसा वायु सुरंग बनती है जिसकी गति 200 मील प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। ये अत्यधिक तेज हवाएं सबसे अधिक सर्दियों में देखने को मिलती है, जब तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है, लेकिन 80 से 140 मील प्रति घंटे की नियमित हवा की गति भी कम नहीं है। इसलिए अपनी हंसी अपने तक ही रखें। मुख्य रूप से 4 जेट स्ट्रीम होती हैं, प्रत्येक गोलार्ध में 2-2, और पृथ्वी के घूमने के कारण ये अधिकतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। हवाई यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 जेट स्ट्रीम हैं, पोलर जेट स्ट्रीम जो आर्कटिक सर्कल के पास बनती है और सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो भूमध्य रेखा के पास बनती है। दोनों जेट स्ट्रीम हजारों मील लंबी होती हैं, भले ही उनकी चौड़ाई कुछ ही मील होती है। जेट स्ट्रीम के साथ उड़ान भरने से यात्रा के कई घंटे बच सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत उड़ान भरने पर विमान की गति काफी धीमी हो सकती है। जेट स्ट्रीम से जुड़े जोखिमों का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा खतरा एक प्रकार की अशांति है जिसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहा जाता है, जो जेट स्ट्रीम के किनारों पर होती है। इस तरह की अशांति का अनुमान लगाना लगभग असंभव है और यह सामान्य अशांति की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होती है। अशांति से संबंधित दुर्घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन संभव हैं। एक विशेष गंभीर घटना 1997 में हुई थी, जब टोक्यो से होनोलुलु जा रहा एक विमान अचानक क्लियर एयर टर्बुलेंस के क्षेत्र में आकर नीचे गिर गया। पायलटों ने विमान पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अचानक नीचे गिरने के कारण कई यात्री अपनी सीटों से जोर से उछल गए थे। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए उड़ान योजनाएं बहुत सावधानी से बनाई जाती हैं, ताकि जेट स्ट्रीम का लाभ उठाया जा सके, लेकिन विमान को जोखिम में न डाला जाए। मेरे पीछे दोहराए, उड़ान के दौरान हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। यह समझना कि विमान वे मार्ग क्यों चुनते हैं अक्सर उन तथ्यों पर निर्भर करता है जिनके बारे में हम आम जीवन में आमतौर पर नहीं सोचते। जेट स्ट्रीम का असर मुख्य रूप से उन चीजों पर पड़ता है जो हजारों फीट ऊपर होती हैं, और पृथ्वी की गोलाई का कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक आप सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से विशाल दूरी तय नहीं कर रहे हों। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरी कार तो इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकती, कम से कम अभी तक तो नहीं। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उसे हम एक वीडियो के लिए बचा कर रखेंगे जिसका नाम होगा 7 चीजें जिन पर आपको रॉकेट नहीं बांधने चाहिए।